आज की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सिख धर्म के बारे में बताऊंगा। सिख धर्म कब से शुरू हुआ, इसकी क्या खास बातें हैं, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत थी, एक नया धर्म कब आता है जब पुराने धर्म में आपको कोई कमी दिखाई देती है, या फिर एक कोई ऐसा आदमी आए या व्यक्ति आए या आप कह सकते हो भगवान का रूप आए जिसके बोलते हैं जिसके अनुयायी जिसके फॉलोअर बहुत बन जाए, जिसके विचार इतने प्रभावशाली हों कि लोगों का बहुत बड़ा समूह उसको बोलते हैं उसको मानने लग जाए, उसकी बातों को स्वीकार कर ले, तब जाके एक धर्म की स्थापना हो जाती है। आप कह सकते हो एक धर्म का विकास होता है। आज हम बात करते हैं सिखों के इतिहास की और सिख धर्म की। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गुरु नानक देव जी। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सिखों के 10 गुरु हुए हैं अब तक। कितने हुए हैं? 10। तो बात करते हैं गुरु नानक देव। सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है 1469 में। ये आपको पता होना चाहिए। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है और 1539 में उनकी डेथ हुई है। तो गुरु नानक देव जी का जो लाइफ स्पेन है आपको पता होना चाहिए, या ईयर याद रखनी है, ईयर पूछी जाती है। 1469 से 1539। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ था इनका तलवंडी में। तलवंडी बोलते हैं, कहीं तलवंडी लिखा होता है। ये कहाँ है? ननकाना साहब में पड़ता है वर्तमान में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर। करतारपुर में हुई थी मृत्यु। एक करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ देखा होगा कि लिंक रोड बना दिया और कॉरिडोर बना दिया है भारत सरकार ने। बताया करतारपुर में एक गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु नानक देव जी की डेथ हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। पिता का क्या नाम था उनके? कालू जी। माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता, पिता का नाम था कालू जी। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। किस जाति से बिलोंग करते थे? किस जाति के? वो खत्री थे। उपाधि क्या मिली उनको? हजरत रब्बुल मजीज। उनको ये उपाधि मिली है। अब किसने दी होगी ये भी बताएंगे आपको। हजरत रब्बुल मजीज सिखों के पहले गुरु थे। वो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने क्या किया? नाथ पंथ चलाया। सॉरी, गुरु नानक ने नाथ पंथ नहीं, गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया अपना। नाथ पंथ तो अलग है एक। तो नानक पंथ गुरु नानक देव जी ने चलाया था। इनके जो शिष्य थे वो सिख कहलाए। सिख बोल सकते हो या सिख, जो भी है। कहीं शिष्य लिखा होता है, कहीं सिख लिखा होता है, ठीक है। इन्होंने अपने उनका एक शिष्य था लहना। लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया और लहना का नाम था, जो देखा हो, गुरु अंगद। तो गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसका नाम था लहना। और लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं। अब बात करते हैं गुरु अंगद की। 1539 में उनकी मृत्यु हो जाती है, गुरु नानक देव जी की डेथ हो जाती है। फिर गुरु अंगद बनते हैं जो सिखों के दूसरे गुरु हैं। ये बोलते हैं ना, गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे, ये भी खत्री थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया, ये आपको पता होनी चाहिए। लंगर व्यवस्था में रूल रेगुलेशन के जो रूल बनाए वो किसने बनाए? गुरु अंगद ने बनाए। इसको नियमित किया, रेगुलेट किया। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि गुरुमुखी जो लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी हुई है, उसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है गुरु अंगद को। और गुरु अंगद का नाम क्या है? लहना। लहना कौन थे? लहना गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। अब बात करते हैं गुरु अमरदास की। अमरदास जी कब आए? 1552 से 1574 तक। 1552 से 74 के बीच में गुरु अमरदास जी आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की, ठीक है। इन्होंने अपनी गद्दी को कहाँ स्थापित किया? गोविंदवाल में। इन्होंने नियम बनाया कि कोई व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता है। ये क्वेश्चन यही बनता है कि किसने ये नियम बनाया था, कोई व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। ये अमरदास जी का नियम था। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? 22 गद्दियां बनाई, मतलब छोटी छोटी ऐसी जगह बनाई होंगी जहां से वो अपने उपदेशों का प्रचार कर सके। सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अकबर किससे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था? वो गया था गुरु अमरदास से मिलने के लिए। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये बहुत कम ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी जो अपने पुत्र को बनाएंगे। इन्होंने अपने दामाद को बनाया है जिनका नाम था रामदास, अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं रामदास की। अमरदास के बाद कौन आए? रामदास। इनके समय में गुरु का जो पद था पैतृक हो गया। इनके बाद मतलब इनके संतान गुरु का जो पद है उसको लेना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या था? कोई शिष्य बनना है, कोई दामाद बनना है, कोई इस तरह से बनाया, जो व्यक्ति जिस योग्य था उसको वो पद दिया गया। अभी क्या है, इनके समय से क्या हुआ? ये पद है ना जो गुरु अपना गुरुओं वाला, ये पैतृक हो गया। कब से हुआ? रामदास के समय से। 1574 से 81 में गुरु रामदास का समय है। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जहां इन्होंने एक नगर बसाया जिसे रामदासपुर कहा गया है।
यही बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अमृतसर का पहला नाम क्या है? रामदासपुर। रामदास को जो गुरु थे उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद पैतृक कर दिया। गुरु रामदास ने क्या किया? अपना पुत्र था अर्जुन, अर्जुन को उत्तराधिकारी बना दिया और गुरु का पद पैतृक कर दिया। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को। इन्होंने क्या किया? रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नाम के 2 तालाब बनवाए थे। रामदासपुर में इन्होंने क्या है? एक तो अमृतसर एवं संतोषसर नाम के 2 तालाब बनवाए थे। किसने बनवाए थे? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब का निर्माण करा है। जो अमृतसर तालाब है ना, उसमें हरमिंदर साहिब कब बना था? जो आप अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है ना, वही उसी का हरमिंदर साहिब, उसी को बोलते हैं। 1589 में 1589 में जो तालाब था उसके बीच में हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया। इसी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियामीन ने रखी। इसकी जो हरमिंदर साहिब था, इसकी आधारशिला किसने रखी? सूफी संत मियामीन ने रखी थी। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस गोल्डन टेम्पल की जो आधारशिला रखी थी सूफी संत मियामीन ने रखी थी, और ये 1589 की बात है। क्यों? गुरु इनको जो अर्जुन देव थे, इन्होंने रामदासपुर में 2 तालाब बनवाए थे, एक तो अमृतसर और संतोषसर। अमृतसर में इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और हरमिंदर साहिब को देखा हुआ स्वर्ण मंदिर, या उसी में जो आप कह सकते हो गोल्डन टेम्पल जो बोला जाता है, वो वही है, उसी का नाम वही है। अर्जुन देव के बाद में 2 क्या होता है? 2 1590 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर गोविंदपुर बसाया था। तो गोविंदपुर कब बसाया? 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर एक गोविंदपुर बसाया। इन्हीं के समय में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना हुई। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि किसके समय पे सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई थी? तो किसके समय पे की गई थी? अर्जुन देव के समय पे की थी। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू किया। इन्होंने अनिवार्य में टैक्स लेना शुरू कर दिया, आध्यात्मिक कर। तो आध्यात्मिक कर को अनिवार्य किसने कर दिया? गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इसे 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। इन्होंने क्या किया? खुसरो को समर्थन दे दिया। जो जहांगीर का एक लड़का था खुसरो, खुर्रम तो शाहजहां है, खुर्रम का नाम शाहजहां है, खुसरो खुर्रम भाई थे। तो खुसरो का समर्थन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर खुसरो का बाप है। जहांगीर ने क्या किया? 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को फांसी, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। अब बात करते हैं गुरु हरगोविंद की। तो 1606 से 1645 के बीच में उनका टाइम पीरियड चलता है। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। तो सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर नगर में ही 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया। तो अकाल तख्त आज देखा होगा गोल्डन टेम्पल के सामने है। किसने कराया था? 12 फुट ऊंचा किसने कराया? गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की भी आज्ञा दी। यहां से मांस खाना शुरू किया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। इन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, किसने जहांगीर को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था? गुरु हरगोविंद को रखा था। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। तो गुरु हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कीरतपुर में। कीरतपुर कहाँ है? कश्मीर में। कीरतपुर को किसने बसाया था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद को 2 साल ग्वालियर के किले में कैद किसने रखा था? जहांगीर ने। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की मांस खाने की अनुमति दे दी, आप कह सकते हो परमिशन दे दी। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में लाने का सबसे बड़ा कार्य किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। अब बात करते हैं हर्राय की। ये 1645 से 1661 की बात है। इन्हीं के समय में बोलते हैं शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। मतलब मैं राजा बनूंगा कि मैं राजा बनूंगा। शाहजहां का बेटा था ही औरंगजेब। औरंगजेब के 4 भाई थे उसके अलावा, जिनमें आपस में आप कह सकते हो कि युद्ध होता है बादशाह बनने के लिए। अब बात सामूगढ़ की पर आ जाए। सामूगढ़ में दारा सिकोह हार जाता है और इनसे मिलता है गुरु हर्राय से। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर्राय को दिल्ली बुलाया। गुरु हर्राय को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया क्योंकि गुरु हर्राय दारा सिकोह से सामूगढ़ के युद्ध में मतलब सामूगढ़ के युद्ध के बाद गुरु हर्राय दारा सिकोह से मिले थे। दारा सिकोह इनसे मिला था। दारा सिकोह मिलेगा, गुरु हर्राय तो जाएंगे। दारा सिकोह गुरु हर्राय से सामूगढ़ के युद्ध की पराजय के बाद मिलता है। इससे नाराज होता है औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु हर्राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए, खुद नहीं गए, अपने बेटे राम राय को भेज दिया। खुद नहीं गए, अपने बेटे को भेज दिया। राम राय के कुछ कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया। मतलब कुछ अच्छे कार्य कर दिए राम राय ने, जिससे औरंगजेब खुश हो गया। जबकि गुरु नाराज हो गए।
गुरु से दुखी हो गए, तुमने ऐसा कार्य क्यों कर दिया कि तुमने औरंगजेब खुश कर दिया। इस कारण अपना उत्तराधिकारी राम राय को न बनाकर अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बनाया। तो गुरु हर राय ने क्या किया था कि अपने बेटे राम राय को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, क्योंकि राम राय ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिससे औरंगजेब खुश हो गया था, और उन्होंने ये बात गुरु को अच्छी नहीं लगी हर राय को, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब बात करते हैं हरकिशन की। गुरु हरकिशन 1661 से 1664, 1661 से 1664, अपने बड़े भाई राम राय से इनका विवाद हो जाता है। इनके बड़े भाई थे हरकिशन, हरकिशन के बड़े भाई कौन थे? राम राय। उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित की। राम राय से लड़ाई हुई, देहरादून में एक अलग गद्दी की स्थापना की। इसके अनुयायी राम राय के नाम से जाने जाते हैं। तो राम राय को जो मानने वाले लोग थे वो अब राम राय के नाम से जाने थे। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की मृत्यु चेचक से होती है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें किस गुरु की मृत्यु चेचक से होती है? ठीक है, चेचक से होती है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की। 1664 से 1675 तक ये गुरु रहे थे। हरगोविंद के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर के पिता का क्या नाम था? हरगोविंद। इन्हीं के समय में क्या होता है, उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया, इस्लाम स्वीकार करने को कहा, मना करने पर इनकी हत्या कर दी। एक देखा होगा आपने, गुरुद्वारा है दिल्ली में, गुरुद्वारा शीश कमल है ना, शीश महल शायद वो वही है जहां में गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी, जिनकी हत्या की गई थी वहां पर। तो औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, कब कराई थी? 1675 में, 1675 में। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। तो पटना में गुरुद्वारा है, देखा होगा, बहुत सिख रहते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे से वहाँ पे एक उस गुरुद्वारे का बोलते हैं नियम कानूनों को उनका पालन किया जाता है। और पटना का गुरुद्वारा अपने आप में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ठीक है, तो क्यों है कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1666 में, 1666 में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये जितने गुरुओं ने किसने कौन सा नगर बसाया, इसकी आपको एक अलग से इसमें एक स्पीड करके एक अलग से एक ऑडियो रिकॉर्ड इसी में होगी, मैं बाद में रिवाइज करूंगा, तब आपको याद रखनी। तो गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की थी, वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी एवं जीतू। इनके 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 4। 2 पत्नियां थी। बड़े पुत्र का नाम था अजीत सिंह, दूसरे का नाम था जुझार सिंह, तीसरे का नाम था जोरावर सिंह, और चौथे का नाम था फतेह सिंह। ये वही जोरावर सिंह फतेह सिंह है जिनको जिंदा चरवा दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक नगर की भी स्थापना इन्होंने की। और बोलते ना, यह क्षेत्र इन्हें बहुत पसंद है। हिमाचल में बहुत रहते हैं, हिमाचल में आज भी बहुत सिख रहते हैं। पाउंटा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। इनकी कुछ रचनाएं, 3 ग्रंथ है, इनको आपको पढ़ना है। पहली है कृष्ण अवतार, दूसरी है विचित्र नाटक, तीसरी है चंदी दीवर। ठीक है, कृष्ण अवतार इसकी रचना पाउंट में की थी। कृष्ण अवतार की गुरु नानक देव जी ने कहाँ रचना की थी? पाउंट में की थी। विचित्र नाटक इनकी बोलते हैं ये इनकी आत्मकथा। विचित्र नाटक क्या है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किलों का निर्माण क्या करवाया? गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास 4 किले बनवाए थे। किस नगर की रक्षा के लिए? आनंदपुर नगर की रक्षा के लिए। कितने किले बनवाए? 4 किले बनवाए। आनंदगढ़ बनवाया, केसगढ़ बनवाया, लोहगढ़ बनवाया और फतेहगढ़ बनवाया। गोविंद सिंह के युद्ध, अब आपको इनके युद्ध के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया। औरंगजेब मुगल बादशाह था, उसके नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों में आक्रमण करती है कौन? मुगल सेना। इस आक्रमण का नेतृत्व आलिफ खान ने संभाला। आलिफ खान उसका कौन था? मिलिट्री लीडर था, आप कह सकते हो सेना का सेनापति था। पहाड़ी शासक भीमचंद ने गोविंद सिंह सहायता की प्रार्थना की। जो पहाड़ों का राजा था भीमचंद्र, उन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी। और नादौन का युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? नादौन का युद्ध। नादौन का युद्ध कब होता है? 1690 ईस्वी में। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह एवं मुगल सेना के बीच मुकाबला होता है। तो नादौन का युद्ध किस किस के बीच में होता है? गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में होता है। कब होता है? 1690 में होता है। गुरु गोविंद सिंह की इसमें विजय होती है। तो नादौन के युद्ध में कौन जीत जाता है? गुरु गोविंद सिंह। विजय के बाद उन्होंने खालसा की स्थापना की। तो खालसा की स्थापना कब होती है? 1690 में। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से युद्ध के बाद होती है? नादौन के युद्ध के बाद। खालसा पंथ स्थापना फिर कब हुई है? खालसा पंथ की स्थापना। खालसा की स्थापना विजय के बाद होती है। खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 में, 1699। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने अनुयायियों को केसगढ़ बुलाया था। यहां बड़े नाटकीय ढंग से उनकी परीक्षा ली।
इनमें अपना जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए, ये पंच प्यारे कहलाए। तो पंच प्यारे, इन्होंने कुछ लोग चाहिए ना इनको, जिनको ये अपनी सत्ता दे सकते हैं, जिन पर भरोसा कर सकते हैं, जो इस खालसा पंथ को आगे बढ़ा सकते हैं, जो सिख धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, जो सिखों की बोलते हैं ना कि बातों को, जितना सम्मान को बचा के रख सकते हैं। वो 5 लोग थे, इनको पंच प्यारे कहा गया था। पंच प्यारे, उनकी परीक्षा ली थी। इनमें 5 लोग ऐसे मिले थे जो अपनी बोलते हैं ना अपनी जिंदगी का बलिदान करने के लिए तैयार थे। पहले थे दयाराम खत्री जो लाहौर के थे, दूसरे थे धर्मदास दिल्ली का जाट, तीसरा मोहकम चंद्र छांबा द्वारका का दर्जी, हिम्मत भीवर जगन्नाथ का, ठीक है, साहब चंद बीदर का नाई। बीदर कहाँ है? बीदर कर्नाटक में, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद रखने, एक तो दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद छांबा, हिम्मत भीवर और साहब चंद्र। इसी समय से सिख अनुयायियों ने अपने नाम के आगे सिंह और महिलाओं ने कौर लगाना शुरू किया था। तो किस समय से सिख, ये क्वेश्चन मतलब सिख के जो अनुयायी हैं, सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपने नाम के सामने आगे सिंह लगाते हैं और जो महिलाएं वो कौर लगाती हैं। ये खालसा पंथ की स्थापना के बाद होता है, 1699 के बाद। इसके बाद क्या होता है, गुरु ने 5 वस्तुएं रखने के लिए बोला था सिखों को, वो अपने पास रखेंगे। पहला केस रखेंगे, दूसरा कंगा रखेंगे, तीसरा कच्छा रखेंगे, चौथा कड़ा रखेंगे और 5वां कृपाल रखेंगे। तो 5 चीज देखा होगा, बहुत सरदार हैं, अक्सर सरदार, ये जितने भी सिख हैं सरदार हैं, वो इन 5 चीजों को अपने पास रखते हैं। केस रखते हैं, कंगा रखते हैं, कच्छा रखते हैं, कड़ा रखते हैं और कृपाल रखते हैं। कृपाल मतलब एक छोटी सी तलवार होती है। इसे पंचकार के नाम से जाना जाता है। पंचकार, इसको क्या बोलते हैं? पंचकार। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? 20,000 खालसा सेना भी तैयार की थी। तो 20,000 खालसा सेना की स्थापना, या आप कह सकते हो कि 20,000 खालसा सेना को किसने तैयार किया था? वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। आनंदपुर प्रथम का युद्ध, ये होता है 1721 में, आनंदपुर प्रथम का युद्ध। औरंगजेब के आदेश पर पहाड़ी राजा भीमचंद्र ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने आदेश किया, पहाड़ी राजा भीमचंद्र ने आनंदपुर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। मतलब भीमचंद्र पर आक्रमण किया, भीमचंद्र ने, पहाड़ी राजा भीमचंद्र पर आक्रमण किया, ये गलत लिखा हुआ है। उसकी सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने एक सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है। जो सरहिंद का सूबेदार जो वजीर खान है ना, इसकी गुरु गोविंद सिंह से कई बार लड़ाई हुई है। तो सरहिंद का द्वितीय युद्ध होता है। अब आनंदपुर का जो द्वितीय युद्ध है वो 1704 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों जोरावर एवं फतेहगढ़ को सरहिंद लाकर, बोलते ना कि दीवार में जिंदा चलवा दिया था। कब? 1704 की बात है। ये दूसरा युद्ध कब हुआ? आनंदपुर का दूसरा युद्ध। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे थे, जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा चलवाया था। कहाँ? सरहिंद में। इनकी माँ भी इनके साथ थी, माता के सामने किया था ये सब कुछ, जो यह देखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब ये दोनों को जिंदा चलवा दिया जाता है तो उनकी मतलब माता की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। चमकौर का युद्ध 1705 में। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के जो अन्य 2 बेटे थे बड़े, अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे जाते हैं। चमकौर के युद्ध में जुझारू सिंह और अजीत सिंह मारे जाते हैं। पहले छोटे बच्चे मरते हैं, उनको आप कह सकते हो जिंदा चलवा दिया जाता है। फिर 1705 में बड़े जो 2 लड़के थे अजीत सिंह और जुझारू सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इन युद्धों के दौरान आद्य ग्रंथ लुप्त हो गया। जो आद्य ग्रंथ था उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा, धीरे धीरे लुप्त होने की कंडीशन में हो जाएगा। अतः शुरू से इसका पुनः संकलन करवाया गया, दोबारा से इसको शुरू करवाया गया। इसी कारण इसे दसम पादशाह ग्रंथ भी कहा जाता है। इसी कारण इसको दसम पादशाह ग्रंथ कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, ये दक्षिण चले जाते हैं और नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा था? एक पठान था अजीम खान, उसने मारा था। कहाँ मारा था? नांदेड़ में। तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे पे? गोदावरी नदी किनारे पे। इनकी मृत्यु के साथ ही गुरु का पद समाप्त हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा था। अपना एक शिष्य था बंदा बहादुर, उनको बोलते नहीं पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, सेना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनको बोला था पहले से, उनके साथ रहते। तो आपको याद रखनी किसको बोला था? बंदा बहादुर को। जिसमें क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से संघर्ष जारी रखा। बंदा बहादुर की लड़ाई हुई है मुगलों से, बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है, आपको ध्यान रखना है। बंदा बहादुर की बात करते हैं। बंदा बहादुर 1707 से 1716 तक आप कह सकते हो सिखों का मिलिट्री लीडर है। एक तरह से आप पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर सब बोल सकते हो। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला था, ये याद रखना। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ था। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? बंदा बहादुर ने। कहाँ से निकला था बंदा बहादुर? नांदेड़ से निकला था।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? नांदेड़ में। वहां से छोटी सेना लेके निकला था बंदा बहादुर, ठीक है। तथा गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव और जम्मू का रहने वाला था। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश के नांदेड़ में हुई थी। ये आंध्र प्रदेश कैसे? नांदेड़ तो महाराष्ट्र में पड़ता है। हो सकता है कोई दूसरा उस समय आता हो यार, उस समय कैसे आएगा? चलो ठीक। गुरु गोविंद से कहाँ मुलाकात हुई थी? नांदेड़ में हुई थी। गुरु गोविंद से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा था। तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। तो गुरु का बंदा किसने कहा था अपने आप को? माधव दास बैरागी ने कहा था, ठीक है। उस बोलते जब ये बात उसने स्वीकार कर ली कि मैं तो गुरु का बंदा हूं, तो उसको बंदा बहादुर के नाम से जाना जाने गया। मतलब बंदा बहादुर उसका नाम पड़ गया, लोग उसको बंदा बहादुर के नाम से जाने लगे। गुरु ने इसका नया नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह बंदा बहादुर का ही दूसरा नाम है। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय में गुरदासपुर के पास वो युद्ध में घेर लिया। इसे पकड़कर दिल्ली लाया गया और फर्रुखसियर ने इसे 1716 में फांसी दे दी। बंदा बहादुर को किसने फांसी दी थी? फर्रुखसियर 1716 ईस्वी में दी थी। सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता के बारे में पढ़ते हैं। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रयासों का प्रचलन हुआ। किसके बाद हुआ था? ये बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद हुआ था। सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रयासों का प्रचलन होता है। सिख लोग जब इकट्ठे होते थे तब इससे सरबत खालसा एवं इकट्ठे होकर जो निर्णय लेते थे उसको गुरुमत्ता कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। सरबत खालसा और गुरुमत्ता जब इकट्ठे होते थे उसको सरबत खालसा बोलते थे, और जब निर्णय लेते थे एक उसको गुरुमत्ता, मतलब गुरु की मति, एक तरह से गुरु के द्वारा दिया गया आदेश गुरुमत्ता कहा जाता था, ठीक है। 10 खालसा की बात करते हैं। 1748 में 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के छोटे छोटे वर्ग दल खालसा, इसको 10 नहीं दल खालसा, सॉरी दल खालसा, 1748 की बात है। कपूर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। सिखों के छोटे छोटे वर्ग दल खालसा के अंतर्गत संगठित होकर बोलते ना वे संगठन के सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी प्रथा का प्रचलन किया। तो सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी प्रथा का प्रचलन किसने किया? दल खालसा ने। और इसका नेतृत्व किसने किया? कपूर सिंह ने। किसने किया? कपूर सिंह ने। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 प्रत्येक गांव से बनवाई 1/5 भाग लिया जाता था। जो प्रोडक्शन होता था, जो पैदावार होती थी, उसका 1/5 भाग लिया जाता था। उस गांव की गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। उस गांव की सुरक्षा का नहीं, उस गांव की अब इतना दोगे 1/5 हमें उपज दोगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये व्यवस्था थी इसकी। पानीपत के तृतीय युद्ध मराठे कमजोर हो गए थे, सीधी सी बात है। अपना पानीपत के तीसरे युद्ध में तो मराठे हार ही गए थे। अतः सिखों को फिर से उभरने का मौका मिलता है। इसी समय पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई। ये मिसाल कहलाए। पंजाब में जो छोटे छोटे सिख राज्य बने थे उनको, जैसे कुछ कई जगह बोलते हैं राजस्थान में रियासत बोलते हैं, ऐसे ही पंजाब में रियासत बनी, उनको मिसाल कहने लगा। जो छोटी छोटी जगह थी उनको मिसाल कहते थे। इनमें 12 मिसालें प्रमुख थी। इनमें भी 5 अत्यंत शक्तिशाली थी। भंगी, अहलुवालिया, सुकेर चकिया, ये सुकेर चकिया रणजीत सिंह का संबंधित सुकेर चकिया से है। कन्या तथा नक्कई, इनमें भंगी मिसाल सर्वाधिक शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था। तो भंगी मिसाल कहाँ, इसका क्षेत्र कहाँ था? अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब पर इसका अधिकार था। सुकेर चकिया मिसल के प्रधान महासिंह थे। सुकेर चकिया मिसल के प्रधान महासिंह थे। 1792 में उनकी मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व रणजीत सिंह करते हैं और वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। इनका आपको समय याद रखना, 1792 से 1839 तक ये महाराजा रणजीत सिंह का समय है। इनका जन्म होता है 1792 में, और जन्म नहीं 1792 में, ये आप कह सकते हो जो एक मिसाल थी उसका नाम था सुकेर चकिया, उसके राजा बनते हैं, उसकी गद्दी को संभालते हैं। जब सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गए थे, उस समय सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या थे? सुकेर चकिया, आपको याद रखें, सुकेर चकिया क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रमुख थे रणजीत सिंह। इनकी राजधानी थी लाहौर। धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। रणजीत सिंह की उपलब्धियों में उनकी विजय अंग्रेजों के साथ
अंग्रेजों के साथ उनके ऐसे संबंध रहे, किस तरह से लड़ाई ली, कौन कौन सी लड़ाई लगी है, कब हारे कब जीते, सारी चीज बताऊंगा मैं। विजय में बात करें, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह पर आक्रमण किया था। तो अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, उसने क्या किया था 1797 में 1797 में महाराजा रणजीत सिंह पर आक्रमण किया था। रणजीत सिंह की सेना ने उसका लाहौर तक पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। कितनी? 12 तोपें। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। तोपें गिर जाती हैं और महाराजा रणजीत सिंह उसको निकलवा देते हैं, वापस भिजवा देते हैं। इसके बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो 12 तोपें थी चिनाब नदी में गिरती हैं, रणजीत सिंह उनको निकलवाते हैं और जमान शाह को वापस दे देते हैं। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर तक बोलते हैं अपना राज्य फैलाने की अनुमति दे दी है, मिल जाती है इसके बाद। और 1799 क्वेश्चन आता है, 1799 1799 में लाहौर पर रणजीत सिंह महाराज रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। 1805 में अमृतसर को इन्होंने जीत लिया। 1805 में अमृतसर को जीत लेते हैं। 1818 में मुल्तान को जीतते हैं और 1819 में कश्मीर की विजय होती है और 1834 में पेशावर की विजय होती है। अब रणजी पहली विजय तो अब पता है 12 तोपों के बदले लाहौर मिला। उसके बाद 1799 लाहौर पर अधिकार हो जाता है। 1805 में अमृतसर जीता जाता है। 1818 में मुल्तान जीता जाता है। 1819 में कश्मीर जीती जाती है और 1834 में पेशावर जीता जाता है। 1834 में पेशावर पर कब्जा कर लिया जाता है। देखो पेशावर इसमें पाकिस्तान में है और 1818 में जो मुल्तान जीता वो भी इसमें पाकिस्तान में है और 1799 में पंजाब में वो लाहौर जीता था वो भी इसमें पाकिस्तान में है। अंग्रेजों से क्या संबंध रहे ये बात करते हैं। अमृतसर की संधि होती है 1809 में। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मैटकॉप को भेजा था। इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? मैटकॉप। अतः यह संधि रणजीत सिंह और मैटकॉप के बीच में हुई थी। रणजीत सिंह और मैटकॉप के बीच में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, मतलब इसमें क्या क्या बातें तय की गई थी? सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, मतलब जहां सतलज नदी बह रही है उसका ऊपर का भाग रणजीत सिंह का था और नीचे वाला भाग अंग्रेजों का था। सतलज नदी को पार करके इसके पूर्व के क्षेत्र को अब सिख आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब सतलज नदी को पार करके इसके पूर्व का जो क्षेत्र है उस पर सिख आक्रमण नहीं करेंगे। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रख दी गई जिससे रणजीत सिंह अब सतलज के पूर्व की ओर आक्रमण न कर सकें। इन्होंने क्या किया? लुधियाना में एक अंग्रेज सेना, अंग्रेज करते ऐसा थे, हर संधि का उद्देश्य उनका ये था अपनी एक रेजिडेंट, अपनी एक बोलते बटालियन वहां रखते थे, वो उन पर कंट्रोल रखने की। डायरेक्टली जितने भी संधियां हुई देखना उनमें अंग्रेजों ने एक अपनी सेना रखी है। अब क्या होता है इसके बाद कि ये जो सतलज जो नदी है ना, ये क्वेश्चन आया कि सतलज नदी को अंग्रेजों के और सिख राज्य की सीमा डिसाइड कर दिया गया था। कब? अमृतसर की संधि में। ठीक है। अब बात करते हैं, एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी, 3 पक्षों की संधि हुई थी 1838 में। यह संधि रणजीत सिंह, अफगानिस्तान के भगोड़े शासक शाह शुजा एवं अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड के बीच में हुई थी। ठीक है। 1838 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह के में, जो अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक था शाह शुजा के बीच में, और अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड के बीच में हुई थी। इसमें तय किया था कि अंग्रेज और सिखों की संयुक्त सेना अफगानिस्तानी गद्दी पर शाह शुजा को बैठाएगी, मतलब अंग्रेज और सिख मिलके अफगानिस्तानी गद्दी पर शाह शुजा को बैठाएंगे। परंतु इसी बीच क्या होता है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है। इसके लिए संधि कार्यान्वित बोलते इसका इम्प्लीमेंशन नहीं हुआ है, मतलब इनको इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, कार्यान्वित न हो सकी, मतलब जो बात तय हुई थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। प्रशासन की बात करते हैं। रणजीत सिंह सरकार को खालसा सरकार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डोगरा सरदार और मुसलमानों को उच्च पद दिए थे। इनके बोलते हैं इनके सरकार में प्रमुख कौन कौन से पद थे? मुख्यमंत्री, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर ध्यान सिंह की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? ध्यान सिंह की। विदेश मंत्री, इस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्री, इसमें कई लोग कार्यभार संभाल चुके थे, जिसमें मोहकम चंद, दीवान चंद मिश्र और हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा का बहुत खतरनाक बताते हैं कि सिखों में एक सबसे बड़ा वॉरियर जो हुआ योद्धा वो हरि सिंह नलवा हुआ है। हरि सिंह नलवा बहुत पावरफुल व्यक्ति था, बोलते व्यक्तिगत शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा थी। अर्थ मंत्री कौन थे? इस पर भगवान दास की नियुक्ति की गई थी। जो पंजाब जो राज्य था, सिखों का राज्य था, उस पर जो अर्थ मंत्री थे वो थे भगवान दास। प्रांतीय प्रशासन कैसे चलता था? सिख राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, इसे सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रमुख को नाजिम कहते थे। सूबे का जो हेड होता था, सूबेदार नहीं, उसको नाजिम कहा जाता था। कुल 4 सूबे थे, तो लाहौर था, मुल्तान था, कश्मीर था, पेशावर। तो आपको पता है लाहौर को कब जीता था उन्होंने? 1799 में, मुल्तान को 1718 में, कश्मीर को जीता था, पेशावर को तो जीता था 34-35 में। कश्मीर की ईयर मुझे याद नहीं आ रही, एक मिनट। कश्मीर को 1819 में और 1834 में 1834 में पेशावर को जीता था।
तो 4 सूबे थे। सिख साम्राज्य के कितने थे? 4 सूबे थे। सूबे परगने में बटे हुए थे। सूबे छोटे छोटे आप बोलते हो कि एक राज्य और उसके बाद छोटे छोटे परगने जिले टाइप बने होंगे। इनका प्रमुख कारदार होता था। परगने का प्रमुख कारदार होता था, कारदार बोलते हैं। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? भू राजस्व मतलब होता है जो जमीन है उससे राजस्व की व्यवस्था कैसी थी, उससे टैक्स कैसे लेते थे। राज्य की आय का प्रमुख साधन होती है। यार जितने लोग हैं ना, आपको पता है उस समय भू राजस्व व्यवस्था थी, आजकल टैक्स है तो टैक्स ही, फॉर्म बदल गया, तरीका बदल गया, है तो टैक्स ही। वो भू राजस्व प्राप्त मतलब होता है जो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति का साधन था भू राजस्व व्यवस्था, उनकी नहीं, ज्यादातर सब राजाओं की आर्थिक स्थिति का स्रोत है भू राजस्व होता है। इससे प्राप्त आय 2 करोड़ रुपए थी। मतलब ऐसा माना जाए 2 करोड़ रुपए उस समय आय थी, जबकि राज्य की पूरी आय 3 करोड़ थी। पूरी आय में 2 करोड़ भू राजस्व से आता था। भू राजस्व की मात्र बोले 33 ये क्या लिखा, 33 और 40 के बीच अनुपात होगा, 33-40 का अनुपात। भू राजस्व की जो बटाई थी ना, कनकूत आज जो होती थी ना, वो बटाई और कनकूत के आधार। भू राजस्व मतलब बोल वो कनकूत मतलब एक तरह से होता है कि ये इतना पैदा हुआ है, ये आप इतना इनका और इतना इनका, मतलब आप कह सकते हो 1/10 सरकार का और 1 बाकी जो बचा हुआ है वो किसान का। इस तरह से बटाई और कनकूत की व्यवस्था के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। सैन्य व्यवस्था क्या थी? अब सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। रणजीत सिंह सेना की सबसे प्रमुख विशेषता इनकी पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षण। मतलब पश्चिमी तर्ज मतलब वेस्टर्न जो टेक्निक थी उस पर इन्होंने ट्रेनिंग दी थी अपने फौजियों को, अपनी सेना को। इसमें फ्रांसीसियों ने सिखों को ट्रेनिंग दी, आप कह सकते हो ट्रेनिंग दी थी। क्योंकि फ्रांसीसियों की लड़ाई होती थी अंग्रेजों की लड़ाई थी रणजीत सिंह थे, तो रणजीत सिंह की सेना को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? फ्रांसीसी। इनकी सेना 2 भागों में बांटा जाता था, एक तो फौजे खास एवं फौजे बेक्याबाद। फौजे खास कौन सी होती है? जो रेगुलर आर्मी है, जो मिलिट्री होती है, जो ड्यूटी पे रहते हैं, देखा हुआ है जिसको फौजे खास बोलते हैं, जो हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। यह सेना में घुड़सवार होते थे और पैदल तोपखाने में व्यक्ति। एक तो घुड़सवार में, पैदलों में तोपखाने की सेना थी, इसको फौजी खास। घुड़सवार की बात करते हैं, घुड़सवारों को यूरोपीय पद्धति का प्रशिक्षण दिया था। मतलब यूरोप में जो जिस तरह से घुड़सवारी होती थी वही महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सिखाई गई थी घुड़सवार जो होते थे, जो परेड को गलत नजर से, घृणा की दृष्टि से देखते थे। ये कहानी बताते हैं, तथा उसे रक्स ए ललुआ, नर्तकी की चाल कहते थे। तो यह क्वेश्चन याद रखना है कि रक्स ए ललुआ, नर्तकी की चाल कौन किसको कहता था? जो घुड़सवार सैनिक थे वो परेड को कहते थे, कि नाम से पुकारते थे। बोलते ना परेड को वो नर्तकी की चाल के नाम से जानते थे, रक्स ए ललुआ की नाम से जानते थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। जनरल बोलते ना, जनरल ऑकलैंड ने किसको संसार की सबसे सुंदर फौज कहा है? घुड़सवार थी, जो सिखों की सेना थी। पैदल सेना, इसके प्रशिक्षण के लिए इटालियन सेनापति बंटूरा की नियुक्ति की गई। जो पैदल सेना थी उसको किसने ट्रेनिंग दी थी? बंटूरा को। बंटूरा कहाँ का था? इटली का। ये आपको याद रखना है, बंटूरा कहाँ का था? इटली का। इसने फ्रांसीसी तर्ज पर इनका प्रशिक्षण किया। मतलब फ्रांसीसियों को जो ट्रेनिंग बंटूरा ने दी थी वही ट्रेनिंग सिख सेना को बंटूरा ने दी थी। अब बात करते हैं तोपखाने की। इसके विकास से तो दरोगा एक तोपखाना की नियुक्ति की। दरोगा, एक तोपखाने का एक दरोगा होगा, वो दरोगा आजकल छोटा पद हो गया है, पहले दरोगा बहुत बड़ा पद हुआ करता था। तो तोपखाने के विकास के लिए दरोगा तोपखाना पद मतलब एक नियुक्त किया गया, एक व्यक्ति को दरोगा तोपखाना बनाया गया था। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में गार्डनर से संगठित किया गया था। फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में बोलते हैं ना इसको गार्डनर से संगठित कर देते हैं तोपखाने को। लहना सिंह ने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। तोपखाने की व्यवस्था, तोपखाने में जितनी रेगुलेशंस हैं, तोपखाने की जरूरत हो, किसने पूरा किया? आगे लहना सिंह ने। अब बात करते हैं फौजे बेकवायद की। यह अनियमित सेना थी। इसमें घुड़चढ़ा खास को अपने घोड़े और अस्त्र लाने पड़ते थे। मतलब एक आप कह सकते हो कि एक ऐसी सेना थी जहां पे जो लोगों को अपने घोड़े लाने पड़ते थे, तो अपने हथियार लेके युद्ध लड़ने के लिए लाने पड़ते थे। ये नियमित सेना नहीं थी जिसको सरकार सब कुछ दे, इनको लड़ाई करनी है तो अपने हथियार खुद लेके आने। इसमें क्या लिखा हुआ? फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। तो ये क्वेश्चन यहां फंसता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किसने की थी? फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा ने की थी। विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापार्ट बताया है, ये आपको याद रखना है। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति क्या होती है? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठता। रणजीत सिंह के पुत्र का नाम था
खड़क सिंह, जो कि वहां की पंजाब गद्दी बैठता है, परंतु उसके प्रशासन पर वजीर ध्यान सिंह, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास थी, प्रशासन का नियंत्रण किसके पास था, ध्यान सिंह के। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नैनिहाल सिंह बनता है। तो रणजीत सिंह, खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह शासक बनता है। यह बोलते हैं यह उनके पुत्रों में सबसे योग्य था। नैनिहाल सिंह सबसे योग्य माना जाता है अपने भाइयों में। नैनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह शासक होता है। शेर सिंह के बाद 1843 में दिलीप सिंह राजा बनता है। तो आपको ये 1843 याद रखना है कि 1843 में जो पंजाब सिखों के राज्य का राजा बनता है वो बनता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह बहुत छोटा बताते हैं, कम एज का आदमी था बहुत। इस समय तक खालसा सेना काफी उद्दंड हो चुकी, मतलब आप कह सकते हो खालसा जो सेना थी उससे कंट्रोल धीरे धीरे करके राजा खो रहे थे। कंट्रोल धीरे धीरे करके खो देंगे तो सेना कहीं ना कहीं तांडव तो मचाएगी, सेना तो सेना ही होती है ना। अतः सेना को नियंत्रित करने के लिए महारानी जिंदन ने उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध में धकेल दिया। सेना को कंट्रोल करने के लिए महाराजी जिंदन ने यह काम किया कि इनको अंग्रेजों से लड़ा देते हैं। सैनिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, कभी यहां दंगा कर रहे हैं, वहां दंगा कर रहे हैं, राजा की बात नहीं मान रहे, तो महारानी जिंदन ने क्या किया, उनको अंग्रेजों से लड़वा दिया। ठीक है। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध होता है 1845 से 46 तक। अंग्रेजों से पहली लड़ाई होती है सिखों की। ठीक है। कारण क्या था, महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा। सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह प्रथम युद्ध में कुल 4 लड़ाइयां, बोलते हैं ना सिख के सेनापति कौन थे, लाल सिंह और तेज सिंह। प्रथम युद्ध में कुल 4 लड़ाइयां, मुदकी की लड़ाई फिरोज शाह, बदोबल और औलीवाल में लड़ी गई। मुदकी, फिरोज शाह, बदोबल और औलीवाल में लड़ी गई। मैंने इसमें फिरोज शाह को देखा है, मुदकी को देखा है, बदोबल को देखा है, अलीबाल को भी शायद देखा होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कहा। इसमें फिरोज शाह की लड़ाई में अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ती। इस युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं, इसमें लिखा नहीं है। अंतिम लड़ाई सावाराव की लड़ाई निर्णायक सिद्ध होती है। तो कौन सी लड़ाई होती है अंतिम, सावाराव की। सिखों की पराजय का मूल कारण लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वासघात। सिख क्यों हार गए, लाल सिंह और तेज सिंह ने विश्वासघात कर दिया। अतः दोनों पक्षों में लाहौर की संधि होती है। एक तो अमृतसर की संधि हुई थी जिसमें सतलज नदी को सिख राज्य का और अंग्रेज राज्य का बोलते राज्य की सीमा निर्धारित किया गया था, और लाहौस में लुधियाना में एक मिलिट्री रेजिमेंट रखी गई थी। अब एक 1846 में प्रथम सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि होती है 1846 में। इसमें क्या किया गया था, दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया जाता है। दिलीप सिंह राजा तो थे, दोबारा से महाराजा स्वीकार कर लिए गए, और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका, जब दिलीप सिंह क्या बहुत कम एज के थे, उसके बाद रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका बना देते। ऐसा बनाया था लाल सिंह वजीर, बोलते हैं लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया गया। लाल सिंह की और रानी जिंदर की आपस में बताते हैं बहुत अच्छी दोस्ती थी। सतलज के पार के सभी प्रदेशों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सतलज के ऊपर जो जितने भी प्रदेश थे उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो कश्मीर अंग्रेजों को कब मिला था, 1846 में लाहौर की संधि के बाद, जिसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए के बदले गुलाब सिंह को बेच दिया। अंग्रेजों ने लिया और गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में कश्मीर को बेच दिया। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंज की नियुक्ति की। मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजों का काम यही था, संधि में जहां उनकी कंट्रोल करते थे वहां एक मिलिट्री रेजिडेंट पक्का रखते थे, आर्मी की बड़ी बटालियन पक्का रखते थे। देखना जितनी संधि हुई है वो कंट्रोल पावर करने, मतलब कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए एक आर्मी की बटालियन पक्का रखते थे। तो रेजिडेंट क्या नाम था, हेनरी लॉरेंज। इसको कहां रखा था, लाहौर में, लॉरेंज को लाहौर में। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया। जब सिख भाई गुलाब सिंह, सिखों ने तो क्या कश्मीर अंग्रेजों दी, अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दी 1 करोड़ रुपए में, तो ये चीज सिखों को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों में विद्रोह हो गया। लाल सिंह ने सिखों को मतलब विद्रोह कर दिया। लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। विद्रोह का दमन दिलीप सिंह से भैरोवाल की संधि। विद्रोह का दमन कब होता है, दिलीप सिंह से और लाल सिंह के बीच में भैरोवाल की संधि की गई थी। भैरोवाल की संधि कब हुई थी, दिसंबर 1846 में, 1840 में होती है। अब इसमें क्या किया था, जिंदन की सुरक्षिता प्राप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। जिंदन की सुरक्षिता उसको दे दी गई, वहीं इसकी सुरक्षिता समाप्त कर दी जाती है और 1.5 लाख रुपए देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। अब जिंदन उसकी सुरक्षिता नहीं रहेगी। 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनती है, अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंज की अध्यक्षता में शासन करने के लिए बनाई जाती है। कितने सरदारों की, 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बनती है। जो अंग्रेजों का जो रेजिडेंट था लॉरेंज, उसकी अध्यक्षता, मतलब लीडर वही हो गया ना, अध्यक्ष हो गया, वो प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन होगा, सब कुछ वही होगा, उसको शासन करने के लिए बनाया। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर अंग्रेज धीरे धीरे करके अपने हाथ में ले रहे थे, और ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे थे। भाई लीडर तो वही रहेगा, तुम क्या करोगे, उसको एडवाइस करोगे, यहाँ शासन ऐसे करना, यहाँ शासन ऐसे करना, यहाँ की समस्या ये है, यहाँ की समस्या वो है, यहाँ के लोग ये सोचते हैं, इनको ऐसे हराया जा सकता है, इनको ऐसे जीता जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप उसकी हेल्प करोगे। लाहौर में स्थायी अंग्रेज फौज रखना स्वीकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, लाहौर में स्थायी फौज रखना स्वीकार कब किया था, ये किया था जब भैरोवाल की संधि होती है। अब द्वितीय युद्ध होता है 1848 से 49, मतलब 1848 से 49 के बीच में अंग्रेजों का सिखों से दूसरा युद्ध होता है। रानी जिंदन के साथ
अंग्रेजों के बहुत बुरा, रानी जिंदन को अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी जो पेंशन थी 1.5 लाख रुपए घटाकर 48,000 रुपये कर दी। 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, 48,000 कर दी जाती है। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को हटा देने से सिख जनता एवं सैनिक नाराज हो गए। मुल्तान का जो गवर्नर था, इसका नाम था मूलराज, उसको हटा दिया जाता है, उससे सिख जनता और सैनिक नाराज हो जाते हैं। मूलराज ने विद्रोह कर दिया। जब मूलराज को हटाएंगे तो मूलराज विद्रोह करेगा। फलस्वरूप उसके क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्राप्त होता है। तो ये दूसरे अंग्रेजों से दूसरा जो सिखों का युद्ध होता है, उसके 2 कारण है। पहला कारण यह है कि रानी जिंदन के साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। उसकी जो पेंशन थी 1.5 लाख रुपए, उसको घटाकर 48,000 रुपए कर देते हैं अंग्रेज। और जो मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज, उसको सिखों ने सिख हटा देते हैं। इसके कारण क्या होता है, मूलराज सिखों की जनता के साथ और सैनिकों के साथ मिलकर वहां विद्रोह कर देता है, और मूलराज ने विद्रोह कर दिया। इसके क्या होता है, इसके बाद अंग्रेज और सिखों के बीच में दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में 3 लड़ाइयां हुई। युद्ध हो रहा है लेकिन लड़ाइयों की जगह अलग अलग है। 3 लड़ाइयां हुई थी इस युद्ध में। रामनगर की लड़ाई हुई थी, चिलियाबाग की लड़ाई हुई थी, एवं गुजरात का युद्ध हुआ था। इसमें चिलिया वाला बाग है कि जो लड़ाई हुई, अंग्रेजों को छत्र, चिलिया वाले बाग में अंग्रेज हार गए थे। इस लड़ाई में हार जाते हैं। स्टार्टिंग में सिख बहुत जोर से लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ, तो अंग्रेजों को हराए। कई अंग्रेजों को 2-3 बार हराया सिखों ने। अतः बोलते गुजरात के युद्ध में सिख पराजित हुए। गुजरात के युद्ध में सिख हार जाते हैं और डलहौजी द्वारा 1849 में सिख राज्य को अपने राज्य में मिला दिया जाता है। गुजरात को जो युद्ध होता है उसमें सिख हार जाते हैं, लेकिन जो चिलिया वाला का युद्ध था उसमें अंग्रेज हारते हैं। बाद में गुजरात के युद्ध में सिख हार जाते हैं और 1849 में सिखों का जो राज्य था उसको अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह क्रिश्चियन बन जाते हैं। उनको वहां पे वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। एक जमींदार की तरह वहां पे एक जमींदार की तरह उनको रखा जाता है। पढ़ाना तो एक शिक्षा ग्रहण तो बहाना ही था, कहीं ना कहीं यहाँ से दूर करना था। उसके बाद उनको ईसाई बना दिया जाता है, ईसाई बन जाते हैं। फिर वहाँ एक नॉर्मल जो जमींदार उसकी तरह रहते हैं। पंजाब लौट के आते हैं बाद में, और पेरिस में उनकी मृत्यु होती है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है, इनमें किस महाराजा की मृत्यु पेरिस में हुई थी? तो आपको सीधा जवाब देना है दिलीप सिंह की। किस महाराजा की मृत्यु पेरिस में हुई थी? दिलीप सिंह की। जबकि महारानी जिंदन की मौत इंग्लैंड में हुई थी। तो महारानी जिंदन की मौत कहाँ होती है? इंग्लैंड में। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजकोट में लगा दिया। जो कोहिनूर हीरा आज महारानी में लगा है, जो ब्रिटिश की महारानी है, वो दिलीप सिंह से लिया गया था। ये आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, यहीं कंप्लीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, कई बार सुनना पड़ेगा। एक बार में कभी किसी को याद नहीं हुआ, रोज पढ़ाने वाले भी भूल जाते हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, देयर इज नो डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और नहीं है।